तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे बदलाव का विश्लेषण करेंगे जो वाकई में हैरान करने वाला है। यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू अपने पूरे ग्लोबल ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग के नजरिए को बिल्कुल नए सिरे से बदल रहा है। मतलब जो यूरोपियन दशकों से फ्री मार्केट और खुली अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा पैरोकार था ना, वही अब अपनी नीतियों में एक बहुत बड़ा यू टर्न ले रहा है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक ऐसा कदम है जो पूरी दुनिया के ट्रेड ब्लॉक्स और इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो चलिए इस नए और बेहद जरूरी विश्लेषण में हम इस ऐतिहासिक बदलाव की एक एक परत खोलते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। इस बदलाव की गहराई तक जाने के लिए हमारा आज का ये विश्लेषण कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम यूरोप के सप्लाई चेन क्राइसिस को समझेंगे, फिर बात करेंगे नए इंडस्ट्रियल एक्सेलरेटर एक्ट की, इसकी तुलना चीन की पुरानी नीतियों से करेंगे, इस पर मिलने वाली धमकियों को देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि एक नए ग्लोबल ऑर्डर और आम आदमी की जेब पर इसका क्या असर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, यूरोप का सप्लाई चेन क्राइसिस, फ्री ट्रेड से लेकर रणनीतिक रूप से कमजोर पड़ने तक की कहानी। ये कहानी सीधे तौर पर उन यूरोपियन नीति निर्माताओं के नजरिए से शुरू होती है जो इस वक्त एक बहुत ही संगीन परेशानी से जूझ रहे हैं, और उनकी सबसे बड़ी परेशानी है लगातार छोटा होता हुआ उनका इंडस्ट्रियल बेस, जो अब इंटरनेशनल सप्लाई चेन में आने वाले झटकों को झेलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, $360 बिलियन। सच में ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये वो विशाल ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा है जो यूरोप इस वक्त चीन के साथ झेल रहा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये साफ तौर पर दिखाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी और ज़रूरी कच्चे माल जैसी अहम चीज़ों के लिए यूरोप आज पूरी तरह से विदेशी मैन्युफैक्चरिंग पर कितना ज़्यादा निर्भर हो चुका है। सच कहूँ तो एक बहुत ही खतरनाक असंतुलन पैदा हो गया है। और आइए इस स्थिति को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये आंकड़े उस बड़ी औद्योगिक गिरावट को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देते हैं जिसे अब यूरोपियन अधिकारी पलटने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सोचिए, 1990 के दशक में यूरोप की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 20% हुआ करता था, जो आज गिरकर महज 14% रह गया है। ये गिरावट यूरोप के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है, एक खतरे की घंटी है कि वो धीरे धीरे अपनी खुद की प्रोडक्शन कैपेसिटी लगातार खोते जा रहे हैं। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब अचानक नहीं हुआ। पिछले कुछ ही सालों में पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे झटके आए हैं जिन्होंने इस स्थिति को और भी संगीन बना दिया है। 2020 में देखिए, महामारी की वजह से पूरा लॉजिस्टिक्स सिस्टम ठप पड़ गया। फिर 2022 में यूक्रेन युद्ध ने भयानक एनर्जी क्राइसिस खड़ा कर दिया। और अब 2024 में अमेरिका के साथ व्यापारिक नीतियां और नाटो को लेकर बढ़ता हुआ तनाव। यूरोपियन नीति निर्माता बिल्कुल इन्हीं गंभीर संकटों का हवाला देकर कहते हैं कि भैया बहुत हो गया यार, यूरोप को अपनी रक्षा अब खुद करनी ही पड़ेगी। इन घटनाओं ने खुले बाजारों पर से यूरोप का बरसों पुराना भरोसा पूरी तरह तोड़ दिया है। अब उन्हें समझ आ गया है कि अमेरिका और चीन दोनों पर से अपनी रणनीतिक निर्भरता कम करना अब उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी हो चुका है। तो अब सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, द इंडस्ट्रियल एक्सेलरेटर एक्ट, एक स्टेट सपोर्टेड डिफेंस। अब यूरोप फ्री ट्रेड के अपने उन पुराने आदर्शों को पीछे छोड़ रहा है और एक ऐसी पॉलिसी की तरफ अपना कदम बढ़ा रहा है जिसमें सरकार सीधे तौर पर अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करेगी, यानी एक बहुत ही आक्रामक राज्य समर्थित मॉडल। इस नए कानून की गंभीरता को समझने के लिए ना, इसकी तुलना 2 दशक पुराने एक फेल हो चुके प्रस्ताव से करना बहुत जरूरी है। याद है 2003 का मेड इन यूरोप प्रपोजल? वो पूरी तरह से बेअसर रहा था। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक स्वैच्छिक मार्केटिंग लेबल था। उसमें लोकल इंडस्ट्रीज को बचाने की कोई ठोस ताकत ही नहीं। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत आज का ये 2024 का नया एक्ट बहुत ही सख्त है। इसमें एग्रेसिव स्टेट सब्सिडीज हैं, प्रोडक्शन के लिए लोकल कोटा अनिवार्य कर दिए गए हैं और हाँ, सरकारी खरीद के नियम भी बेहद कड़े कर दिए गए हैं। यह एकदम गेम चेंजर है। चलिए इन नए नियमों को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। विदेशी कंपनियों को अब यूरोपियन पब्लिक फंड्स या ग्रीन ग्रांट्स पाने के लिए बेहद सख्त शर्तों का पालन करना होगा। मसलन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही ले लीजिए, अब उनके 70% पार्ट्स यूरोप में ही बने होने चाहिए। सीमेंट और एल्यूमिनियम के लिए ये लिमिट 25% तय की गई है। और सुनिए, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई 100 मिलियन यूरो से ज्यादा है, तब तो 50% स्थानीय कर्मचारियों यानी लोकल लोगों को नौकरी देना अनिवार्य होगा। सोचिए, ग्रीन टेक और ऑटो सेक्टर की विदेशी कंपनियों के लिए ये कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट रिस्क है।
अब उन्हें इन कठोर कोटा को पूरा करना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। सच कहूं तो इस पूरी नई सोच को एक यूरोपियन अधिकारी का ये बयान बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझा देता है। यूरोप कोई सुपरमार्केट नहीं है, इसे एक फैक्ट्री बनना होगा। ये एक लाइन यूरोपियन नेताओं की बदलती हुई मानसिकता को पूरी तरह दर्शाती है। वो अब बिल्कुल नहीं चाहते कि यूरोप सिर्फ विदेशी सामानों की खपत करने वाला एक बाजार बनकर रह जाए, बल्कि अब वो अपनी घरेलू उत्पादन क्षमता यानी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को वापस जिंदा करना चाहते हैं, ताकि टेक्नोलॉजी की सप्लाई के लिए किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े। और यहीं से हमारे इस विश्लेषण में आता है एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट। भाग 3, चीन की रणनीति की नकल, जॉइंट वेंचर्स का पासा पलटना। अगर ध्यान से देखा जाए तो यूरोप की ये नई स्ट्रैटेजी कोई नई खोज नहीं है। ये दरअसल चीन की पुरानी संरक्षणवादी नीतियों की ही एक साफ नकल लग रही है। आइए दोनों मॉडल्स को जरा आमने सामने रख कर देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही कमाल की विडंबना या आयरनी देखने को मिलती है। दशकों तक जब पश्चिमी कंपनियां जैसे फॉक्सवैगन और BMW चीन के बाजार में उतरना चाहती थीं, तो वहां की स्टेट कैपिटलिज्म पॉलिसी के तहत उन्हें मजबूर किया गया था कि वो स्थानीय कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर बनाएं और अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उनके साथ शेयर करें। और अब यूरोप ठीक वही चीज मांग रहा है। जी हां, अब विदेशी कंपनियों को अगर EU बाजार में आना है या वहां टिके रहना है, तो उन्हें अपनी तकनीक शेयर करनी ही पड़ेगी और यूरोपियन कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करनी ही होगी। है ना हैरानी की बात? और ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब छिपा है मेड इन चाइना 2025 इनिशिएटिव की बढ़ती हुई ताकत में। चीन अब सिर्फ दुनिया की फैक्ट्री नहीं रहा, वह एक ग्लोबल ब्रांड पावर हाउस बन चुका है। BYD जैसी कंपनियां अब सीधे हंगरी में अपनी फैक्ट्री लगा रही हैं। वोल्वो और MG जैसे ब्रांड्स अब चाइनीज कंपनियां ओन करती हैं और शीन और टेमू का ई-कॉमर्स डोमिनेंस तो हम सब देख ही रहे हैं। इसके अलावा एंटा ने पूमा में 29% हिस्सेदारी खरीद ली है। तो बेसिकली द इंडस्ट्रियल एक्सेलरेटर एक्ट यूरोप का एक डेस्परेट अटेम्प्ट है, एक कोशिश है कि किसी तरह यूरोपियन कंपनियां इन विशाल चाइनीज कंग्लोमरेट से अपना खोया हुआ मार्केट शेयर वापस छीन सकें और विदेशी कंपनियों को अपनी टेक्निक शेयर करने पर मजबूर कर सकें। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। भाग 4, जवाबी कार्यवाही का खतरा, संरक्षणवाद की कीमत। जाहिर सी बात है, ट्रेड की ये नई दीवारें एक तरफा तो बन नहीं रही हैं और ये बिना किसी विरोध के शांति से लागू भी नहीं होंगी। चीन ने तुरंत इस नए यूरोपियन एक्ट की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे साफ तौर पर सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन यानी प्रणालीगत भेदभाव करार दिया है और इसे इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स के खिलाफ बताया है। अगर ये तनाव बढ़ता गया और एक फुल ब्लोन ट्रेड वॉर शुरू हो गई, तो समझ लीजिए यूरोपियन एक्सपोर्ट के कई खास सेक्टर्स तुरंत खतरे में आ जाएंगे। चीन के पास भी जवाबी टैरिफ लगाने के बहुत से हथियार हैं, जैसे कि यूरोप का पोक एक्सपोर्ट, उनकी मशहूर वाइन और ब्रांडी इंडस्ट्री या फिर हाई एंड लग्जरी सामान। और सबसे बड़ा डर क्या है? चीन उन बेहद जरूरी रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सपोर्ट भी रोक सकता है, जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह हैं। इस तरह के व्यापारिक झगड़े सिर्फ यूरोप को ही नहीं हिलाएंगे, बल्कि पूरे ग्लोबल जियोपॉलिटिकल गठबंधनों का नक्शा बदल देंगे। EU के बाहर के देशों को भी इस खंडित बाजार में मजबूरन किसी एक का पक्ष चुनना पड़ जाएगा। इसका पूरी दुनिया पर क्या असर होगा, ये हम देखते हैं भाग 5 में। एक नई वैश्विक व्यवस्था, हाइपर ग्लोबलाइजेशन का अंत। एक थोड़ा ब्रॉड लेवल पर देखें तो ये नीतियां इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक गठबंधनों में एक बहुत बड़े बदलाव को दिखा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया अब तेजी से एक बाइपोलर यानी दो ध्रुवीय व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है, जिसमें यूरोप के सामने सबसे बड़ा खतरा ये है कि कहीं वो अमेरिका और चीन के आर्थिक दबदबे के बीच में पिसकर न रह जाए। इस नई और बदलती हुई व्यवस्था में सर्वाइव करने के लिए बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को रातों रात अपनी सप्लाई चेन का पूरा ढांचा बदलना पड़ रहा है। उनका पहला कदम है चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग पर अपनी निर्भरता को किसी तरह कम करना। दूसरा, अपना पैसा और इन्वेस्टमेंट भारत और वियतनाम जैसे तेजी से उभरते देशों की तरफ मोड़ना। और तीसरा, मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप जैसे इलाकों में नियर शोरिंग करना, यानी अपने ऑपरेशंस को अपने टारगेट मार्केट के पास लाना। इन नई मैंडेटरी पार्टनरशिप्स और व्यापारिक रुकावटों के बीच ग्लोबल कंपनियों के लिए इस नए माहौल में काम करना एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। आइए अब इन हाई लेवल जियोपॉलिटिकल बातों को जमीन पर लाते हैं। भाग 6, आम उपभोक्ताओं पर प्रभाव। आखिर इस पूरे खेल का आम जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि आखिर में ये आंकड़े और पॉलिसीज सीधे तौर पर लोगों की जेब पर असर डालने वाले हैं। देखिए,
असल सच्चाई तो ये है कि जब आप दुनिया के सबसे सस्ते सप्लायर से मुंह मोड़ लेते हैं और ज़बरदस्ती लोकल लेवल पर प्रोडक्शन करवाने लगते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग की लागत का आसमान छूना तय है। और ट्रेड ब्लॉक होने का सबसे बड़ा बोझ आखिर में किस पर पड़ेगा? जी हाँ, घरेलू उपभोक्ताओं पर। आने वाले समय में घरों में लगने वाले रेट्रोफिटिंग मटीरियल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रोज़मर्रा के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ सकती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आम आदमी के लिए हर ज़रूरी चीज़ काफ़ी महंगी होने वाली है। अब आप सोचेंगे कि इतना बड़ा आर्थिक बोझ क्यों उठाया जा रहा है? वेल, यूरोपियन नीति निर्माता इसे जस्टिफाई करने के लिए एक बहुत बड़ा आंकड़ा अपने डिफेंस में पेश करते हैं। वो नंबर है 6 लाख। उनका सख्त रूप से मानना है कि अगर यूरोप ने अभी अपने उद्योगों को बचाने के लिए ये संरक्षणवादी नीतियां नहीं अपनाई ना, तो सस्ती विदेशी कंपटीशन की वजह से अकेले ऑटो सेक्टर में 6 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी। तो बेसिकली लोगों की नौकरियों और एम्प्लॉयमेंट को बचाने के नाम पर ही इस पूरे पॉलिसी शिफ्ट और महंगाई में होने वाली वृद्धि को सही ठहराया जा रहा है। इन सभी बातों के बाद आखिर में एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल खड़ा होता है। क्या ग्रीन टेक्नोलॉजी में इस तरह की भू राजनीतिक आत्मनिर्भरता हासिल करने की ये जिद कहीं अंत में सस्टेनेबल एनर्जी के पूरे ग्लोबल मिशन को ही पटरी से तो नहीं उतार देगी? जरा सोचिए, अगर लोकल प्रोडक्शन की जिद में सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और ग्रीन टेक इतने महंगे हो गए कि आम इंसान उन्हें खरीद ही ना पाए, तो फिर इस पर्यावरण को बचाने का लक्ष्य कैसे पूरा होगा? ये एक ऐसा उलझा हुआ सवाल है जो आने वाले कई सालों तक हमारी ग्लोबल इकोनॉमी और हर पॉलिसी को शेप करता रहेगा। इस बेहद जरूरी विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।